हमारा हुमायूं टॉपिक चल रहा था बीए सेकेंड ईयर का। हुमायूं का निर्वासन काल हम पढ़ेंगे जब हुमायूं चौसा कन्नौज के युद्ध में पराजित हो गया था। उसके बाद हुमायूं का निर्वासन काल यानी कि हुमायूं अपने निर्वासन काल 1540 से 1555, हुमायूं का निर्वासन काल, हुमायूं का निर्वासन काल 1540 से 1555 15 साल। 15 साल उन्होंने अपना उस समय बताओ निर्वासन काल के रूप में उन्होंने व्यतीत किया। कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। वहां अपने परिवार और कोच सहित दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, किंतु शेर खान उसका पीछा करता रहा। दिल्ली से वह लाहौर अपने भाई कामरान के पास गया था, यानी कि आगरा गया था, आगरा से दिल्ली गया और दिल्ली से वह लाहौर अपने भाई कामरान के पास गया। शेर खान हुमायूं का पीछा करता हुआ पंजाब तक पहुंच गया। हुमायूं अपने भाइयों के सहयोग से शेर खान के विरुद्ध योजना बनाना चाहता था, किंतु दुर्भाग्य ने उसे भाइयों का सहयोग नहीं मिला। कामरान उसके लिए प्रभावशाली शत्रु सिद्ध हुआ। समय समय पर उसका मार्ग भी अवरुद्ध करता रहा। हिंदाल भी हुमायूं का साथ छोड़ गया। अंत में बाध्य होकर उसे सिंध जाना पड़ा, यानी बाद में वो कहां चला गया था? सिंध में चला गया, यानी कि वो इधर उधर भागता और भटकता रहा। सिंध पहुंचकर हुमायूं वहां के शासक शाह हुसैन अरब से सहायता मांगी। सिंध का शासक शाह हुसैन आरगन, शाह हुसैन अरगुन से सहायता मांगी, किंतु उसका कोई सहायता नहीं मिली। मार्ग में उसने बक्कर का घेरा डाला और इसी समय उसने हिंदाल के गुरु मीर अली अख्तर की पुत्री, हिंदाल के गुरु मीर अली अख्तर, कई बुकों में अकबर में मिलता है, मीर अली अख्तर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी करी। इसने हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी करी और हुमायूं की कठिनाइयों से उठकर उसने अधिकांश सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए। हिंदाल भी हुमायूं की अवज्ञा का करदार चला गया। अपने भाई हिंदाल के व्यवहार से निराश होकर हुमायूं ने जोधपुर के राजा, यानी कि जोधपुर के राजा मालदेव से सहायता मांगी। मालदेव उसको 20,000 सैनिकों के साथ साथ देने का निश्चय कर लिया, लेकिन किसी ने उसके कान भर दे मालदेव तुम्हें पराजित करने के लिए आ रहा है, और वो वहां से फिर वापिस चला जाता है और मालदेव उसका विश्वासघात करना चाहता है। अतः हुमायूं ने अमरकोट के राणा मीरजाल, जिसने बक्कर तथा झट्टा पर विजय में हुमायूं को सहायता का वचन दिया,
उसके पास चला गया और अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में ही अमरकोट चला गया और अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। यानी कि उन्हें शादी 1541 में की थी, एक साल बाद, यानी कि अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और पुत्र के जन्म को मनाने के बाद हुमायूं ने राणा मिर्जा की सहायता से बक्सर पर आक्रमण कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश किसी बात पर मतभेद हो जाने के कारण बहुत से राजपूत सैनिकों ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। शाह हुसैन अरगुन भी युद्ध में जारी रखने के पक्ष में नहीं था, अतः उसने हुमायूं से संधि वार्ता प्रारंभ की और संधि के अनुसार सिंध छोड़ने का आश्वासन दिया। शाह हुसैन ने भी हुमायूं को कंधार के लिए मार्ग देने और रसद व धन देने की आश्वासन दिया, जिससे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और कंधार की ओर प्रस्थान किया। यानी कि अब कहाँ जाता, सिंध से कंधार के लिए वो प्रस्थान करता है। इस समय कंधार पर कामरान की ओर से अस्करी सूबेदार था। दोनों ने मिलकर हुमायूं को कैद करने की योजना बनाई। हुमायूं को इस योजना की जानकारी मिल गई, किंतु वह अपने भाइयों से संघर्ष करना नहीं चाहता था। अतः उसने अपने शिशु अकबर को जीती अनगा और महामनगा नामक 2 धारावां को संगठन में छोड़कर पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ कंधार से ईरान के मार्ग पकड़ लिया। अस्करी ने भारत अकबर के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया और उसकी देखरेख में अपनी पत्नी सुल्ताना बेगम को सौंप दिया। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान पहुंचा। कंधार से कहाँ गया था, ईरान। 1543 ईस्वी में वो ईरान पहुंचा और ईरान के साथ तैमासे ने सम्मानपूर्ण उसका स्वागत किया और शाह तैमासियामत का था और हुमायूं सियामत को स्वीकार करना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में उसके सहयोग से उन्होंने सियामत को स्वीकार कर लिया और हुमायूं 17,000 असुर सेना के देने का वचन किया। लेकिन शाह ने हुमायूं को 17,000 सैनिक देने का वचन दिया और इसकी सहायता से हुमायूं ने शाह कंधार को प्रदान करने और उसकी भतीजी से विवाह करने का भी वचन दिया। बैराम खान ने 7 माह और हुमायूं के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है हुमायूं की भारत की ओर वापसी। हुमायूं की भारत की ओर वापसी। हुमायूं की भारत की ओर वापसी, यानी कि हुमायूं भारत की ओर वापस आना चाहता था। ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर ली। अतः वे एक बार पुनः भारत में अपने भाग्य आजमाने के लिए लड़ाई पर उठा, किंतु इससे पूर्व वह मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करने के लिए विद्रोही भाइयों को नियंत्रण में लाना चाहता था। इसीलिए सबसे पहले उसने कंधार विजय की योजना बनाई।
यानी कि सबसे पहले उन्होंने कंधार विजय की योजना बनाई। ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं कंधार के लिए प्रस्थान किया। कंधार उस समय अस्करी कामरान का प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। अस्करी कामरान का प्रतिनिधि के रूप में, जो भाई थे ना अस्करी, अस्करी कामरान, हिंदाल और हुमायूं, ये भाई थे आपस में। एक इसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा। तो ये अस्करी था जो कामरान का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका सहयोगी था अस्करी, और वह कंधार पर विजय प्राप्त कर रहा था। दिसंबर 1544 ईस्वी को हुमायूं सिस्तान पहुंचा और वहां उसने बुश्त के दुर्ग का घेरा डाल दिया, जिस पर कामरान का अधिकार था। एक युद्ध के बाद हुमायूं ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कंधार की ओर बढ़ा। कंधार को जीतना हुमायूं के लिए आसान नहीं था, अतः उसने बैराम खान को अपना दूत बनाकर कामरान के पास भेजा। बैराम खान ने कामरान और हिंदाल से भेंट की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदाल तथा उसके बहुत से अमीर हुमायूं के पक्ष में चले गए। अब हुमायूं ने कंधार के दुर्ग घेर लिया। अंत में विवश होकर अस्करी ने आत्मसमर्पण कर दिया और हुमायूं ने कंधार को जीत लिया, ईरान के शाह को सौंप दिया। परंतु शीघ्र ही कंधार शाह के पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया और बैराम खान को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। यानी कंधार पर विजय प्राप्त करके बैराम खान को, और बैराम खान था जो शेरशाह सूरी की कैद से निकलकर और हुमायूं के पास आकर हुमायूं से उन्होंने मित्रता करके हुमायूं ने उसको कंधार सौंप दिया गया था। इसके बाद काबुल और बदस्का पर विजय। कंधार के बाद काबुल और बदस्का की विजय। काबुल और बदस्का की विजय। कंधार विजय के बाद हुमायूं काबुल विजय निश्चय किया, जिस पर कामरान का आधिपत्य था। काबुल पर किसका था? कामरान का आधिपत्य था, और कंधार पर अस्करी का था। 17 नवंबर 1545 को हुमायूं काबुल में प्रवेश किया। कामरान ने हुमायूं का मुकाबला किया, परंतु पराजित हुआ और हुमायूं काबुल पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने बदस्का को विजित करने का प्रस्ताव किया, जिस पर सुलेमान मिर्जा का अधिकार था। बदस्का पर किसका था? सुलेमान मिर्जा का अधिकार था। सुलेमान मिर्जा पराजित हुआ, बदस्का पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इसी समय हुमायूं बीमार हो गया और उसकी अवस्था का लाभ उठाकर 1540 ईस्वी में काबुल पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी कि 1546 ईस्वी में 1540 ईस्वी में कामरान ने पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। कामरान ने अब इस पर काबुल पर किसका अधिकार हो गया? कामरान का अधिकार हो गया। हुमायूं पुनः काबुल अभियान के लिए प्रस्थान हुआ। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी समय जब हुमायूं तोपखाने में काबुल के दुर्ग पर प्रहार कर रहा था, तो कामरान ने बालक अकबर को दुर्ग की दीवार पर बैठा दिया, किंतु महामंगा ने अकबर को अपने गोद में ले लिया और हुमायूं ने तोपों की दिशा बदल दी, जिससे अकबर बच गया।
अंत में कामरान ने संधि के लिए प्रार्थना की और हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और हुमायूं अपने काबुल पर अधिकार हो गए। यह बल्ख विजय के लिए प्रस्थान हुआ। हुमायूं की उपस्थिति का लाभ उठाकर कामरान उद्बेगों के सहयोग से 1549 और 50 ईस्वी पर पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। अतः हुमायूं तीसरी बार काबुल पर अधिकार करने के लिए आया। कामरान पुनः पराजित हुआ और वेश बदलकर भाग गया, किंतु अस्करी पकड़ा गया। इस बार हुमायूं ने अस्करी को दंडित दिया। बाद में उसे प्रार्थना पर हज के लिए मदीना जाने की अनुमति प्रदान की। 1557-58 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कामरान अभी हुमायूं के विरुद्ध अभियान जारी रखा और 1551 ईस्वी में वह पुनः काबुल के निकट पहुंचा। हुमायूं ने उसका मुकाबला किया और 23 नवंबर 1551 को दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी युद्ध में हुमायूं की ओर से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। कामरान अंतिम रूप से पराजित हुआ और भाग गया। शरण की तलाश में वह गफरों के सरदार सुल्तान आजम खान के पास पहुंचा, जिसे उसने हुमायूं को सौंप दिया। दंड स्वरूप हुमायूं ने उसे अंधा कर दिया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मक्का भेज दिया। 1558 ईस्वी में वहां पर कामरान की मृत्यु हो गई थी। अतः भाइयों के विद्रोह को सुनिश्चित होकर हुमायूं अपना ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। अब भारत पर पुनर्विजय 1556 यानी भारत पर पुनर्विजय। सबसे पहले उन्हें पंजाब पर अधिकार। भारत की पुनर्विजय की तैयारी कर हुमायूं 12 नवंबर 1554 को काबुल से प्रस्थान किया। सिंधु नदी के तट पर बैराम खान भी अपनी सेना के साथ हुमायूं से आ मिला। सिंध नदी पार कर हुमायूं पंजाब में प्रवेश किया तथा रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग का रक्षक तातर खान भाग निकला। इसके बाद हुमायूं कालानौर पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग का नेतृत्व सोमसवाल और दूसरे भाग बैराम खान एवं तरतीब बेग के नेतृत्व में हिसार की ओर भेजा। तीसरे भाग को शहाबुद्दीन एवं फतेह खान के नेतृत्व में लाहौर की ओर भेजा। शहाबुद्दीन और फतेह खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। उधर बैराम खान ने भी हिसार जालंधर के निकटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी कि इसके बाद उसका जो महत्वपूर्ण युद्ध थे वो 2 युद्ध थे। नंबर 1 है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ। 15 मई 1555 ईस्वी को कब हुआ था? 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं और अफगानों के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और प्लस अफगानों के बीच, जिसमें अफगान पराजित हुए तो हुमायूं की विजय हुई। अफगानों की ओर से सिकंदर सूर ने युद्ध किया। पंजाब और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार के बाद अफगान सुल्तान सिकंदर सूर आतंकित हो गया था। उसने अपने सेनापति तातर खान और अहबाद खान को मुगलों को रोकने के लिए भेजा था। कौन कौन को भेजा था? तातर खान, सिकंदर सूर ने अहबाद खान, तातर खान और अहबाद खान को उन्होंने हुमायूं को रोकने के लिए भेजा था।
15 मई 1555 ईस्वी में लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मुगलों और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए। इस विजय के बाद संपूर्ण पंजाब, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के कुछ सभी पर्वतीय क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। यानी पंजाब, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के आसपास पर हुमायूं का अधिकार हो गया था। इसके बाद है सरहिंद का युद्ध। दूसरा है किसका युद्ध? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध भी 22 जून 1555 को हुआ था। 22 जून 1555 यानी कि हुमायूं और दूसरी तरफ से लड़ने वाले थे सिकंदर सूर के बीच। कौन था? सिकंदर सूर। उसमें तातर खां और रहबाज खां ने युद्ध किया था और इसमें मच्छीवाड़ा युद्ध पराजित होने के बाद सिकंदर सूर एक विशाल सेना के साथ हुमायूं का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान किया। 22 जून 1555 ईस्वी को दोनों के मध्य सरहिंद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग कर गया। सरहिंद के युद्ध के पराजय के बाद ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया और मुगल सत्ता पुनः स्थापित हो गई। सरहिंद की विजय के पश्चात 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया और दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यानी 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि हुमायूं की मृत्यु। दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त करने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। उसने अपने पुत्र अकबर को हिसार का क्षेत्र प्रदान किया। अली अबुल माली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। इसी प्रकार बैराम खां को सरहिंद, तरदी बेग को मेवात और सिकंदर खां उज़्बेक को आगरा, अली कुली को संभल और हैदर मोहम्मद खां अख्तर बेटे को बयाना नियुक्त किया। पदों की नियुक्ति के बाद शेष बचे विद्रोहियों को प्रतिद्वंदियों को ध्यान आकर्षित किया, किंतु 20 जनवरी 1556 ईस्वी को अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और 24 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लैंडपुल ने कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि देखते हैं कि हुमायूं जीवन भर अपने शासनकाल में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि हमारा हुमायूं का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है।